हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में 6th क्लास का 12th चैप्टर गति, जिसे मोशन कहते हैं, का सेकंड पार्ट हम स्टडी करेंगे। सेकंड पार्ट में मैंने दूरी और विस्थापन, चाल और वेग तथा समय और दूरी के ग्राफ को रखा है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम आते हैं दूरी पर। दूरी, डिस्टेंस, सबसे पहले इसकी परिभाषा आती है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ को रास्ता भी कहते हैं, की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। ऐसा ही पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर है। दूरी एक अदिश राशि है, अर्थात दूरी में केवल परिमाण होता है। मैग्नीट्यूड कहते हैं इसको। दिशा नहीं होती है। दूरी का मान धनात्मक अथवा शून्य हो सकता है। देखिए, इसे समझिए। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। ऐसा ही पद्धति में जो ये मात्रक का जो मानक रूप है, उसमें दूरी का मात्रक मीटर है। दूरी एक अदिश राशि है, अर्थात दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। परिमाण से क्या अर्थ है? जैसे दूरी लिखी है, मान लीजिए 15 मीटर, तो 15 ये इसका परिमाण है, मात्रा है ये इसकी, जबकि मीटर इसका मात्रक है जिसमें इसे मापा जाता है। दूरी का मान धनात्मक अथवा शून्य हो सकता है, इसे आप समझिए। जैसे मान लीजिए कोई गतिशील वस्तु है, वो बिंदु ए पर है और बिंदु ए से वह बी पर पहुंच जाती है। फिर इसके बाद वह बी से बिंदु सी पर आ जाती है। तो आप देखिए, जो ये वस्तु है, इस वस्तु की स्थिति ए से बी और फिर बी से सी की ओर है।
तो इस प्रकार इस वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी होगी ये दूरी ए बी, ए से बी की ओर जो जा रही है, और बी सी, ए बी तथा बी सी की लंबाइयों का योग है, जो कि ए बी और बी सी के योग के बराबर होगा। तो इस प्रकार इस वस्तु के द्वारा ए से बी और बी से सी की ओर तय किया गया जो पाथ है, जो उसका रास्ता है, वही इसकी द्वारा चली गई दूरी हो गई। अब हम आते हैं विस्थापन पर। देखिए, विस्थापन की परिभाषा के लिए जो हमने दूरी की अभी परिभाषा पढ़ी है, इसी से हम विस्थापन की परिभाषा भी बना सकते हैं। समझिएगा, विस्थापन इंग्लिश में इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखिए, यदि इसमें मैं एक शब्द और जोड़ देता हूं कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चला गया विस्थापन या उस वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन कहते हैं। तो दूरी के स्थान पर आ जाएगा विस्थापन। तो आपने देखा कि मैंने जो दूरी की परिभाषा थी, उसी परिभाषा में दिशा को और जोड़ दिया है। किसी निश्चित दिशा में, उसी परिभाषा में जब दिशा को जोड़ दिया है, अर्थात दूरी में जब दिशा और आ जाती है तो उसे विस्थापन कहते हैं। तो ये विस्थापन की परिभाषा हो गई। इसकी जो अन्य परिभाषा है उसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। एसआई पद्धति में विस्थापन का मात्रक मीटर है। विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश का अर्थ हुआ सदिश, दिशा सहित सदिश राशि है। अर्थात विस्थापन में परिमाण के साथ साथ
दिशा भी होती है। दिशा के अनुसार विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। देखिए से समझ लीजिए आप, मैंने लिखा है किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, जो कम से कम उसके बीच में दूरी होगी उसकी प्रारंभिक स्थिति में और उसकी बाद वाली स्थिति, कुछ समय बीत जाने के बाद जो उसकी स्थिति आती है उस स्थिति के बीच में जो कम से कम, जो न्यूनतम सबसे छोटी जो दूरी होगी उसे विस्थापन कहते हैं। एसआई पद्धति में जो मानक पद्धति है, विस्थापन का मात्रक मीटर है, जो दूरी का मात्रक होता है वही विस्थापन का मात्रक होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है, आपको मैंने अभी बताया था कि दूरी एक अदिश राशि है। तो इस प्रकार दूरी और विस्थापन में ये इसका अंतर है। विस्थापन सदिश राशि है जबकि दूरी अदिश राशि है। अर्थात विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। दिशा के अनुसार विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। इसे हम अभी और समझेंगे। देखिए समझिए आप, इसमें मान लीजिए एक स्थान ए है और एक स्थान है बी। कोई वस्तु ए से बी की ओर जाती है और उसके लिए जो रास्ता है, जो पाथ है, पथ जो है वो अलग अलग है। समझिएगा आप इसको। मान लीजिए ए से बी की ओर वो जाती है ऐसे, या जाती है इस प्रकार से, या जाती है वो ऐसे, और एक इसका पाथ ही है। यहां कुल मिलाकर मैंने इसमें चार पथ इसके बनाए हैं। ए, मान लीजिए ये पी बिंदु है, ए पी बी, ए से पी की ओर, पी से बी की ओर आ जाती है ये। ए क्यू और ए आर और ए एस। समझिएगा, ए से बी की ओर यह वस्तु गति कर रही है, ए से बी की ओर जाती है। अब ए से बी की ओर जाने के लिए इसके पास चार पथ हैं, चार रास्ते हैं। पहला है ए पी बी, ए पी बी। दूसरा है ए क्यू बी। तीसरा ए आर बी। और चौथा जो पथ है इसका ए एस बी। ये तीन पथ हैं हमारे पास, तीन रास्ते हैं। इन तीनों रास्तों की लंबाइयां हमारे पास हैं। तो आप देखिए ये सारी की सारी उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरियां हैं। ये सभी दूरियां हैं। अब आप यहां ध्यान से देखिएगा, ए इसकी प्रारंभिक स्थिति है और बी इसकी अंतिम स्थिति है। ये कुछ समय के पश्चात इसकी स्थिति है, ये भी आप कह सकते हैं। तो ए से जब वह बी पर पहुंच जाती है वस्तु, तो हमारे पास ये चार दूरियां मिलती हैं। इन चारों दूरी में देखिए कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी है वह कौन सी है? वह है ए आर बी।
तो न्यूनतम दूरी और न्यूनतम दूरी किसके बीच? प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच। यह न्यूनतम दूरी है ए आर बी। चूंकि यह न्यूनतम दूरी है तो इसलिए क्या होगा? यही इसका विस्थापन होगा। अब शेष जो दूरियां हैं ए आर बी को छोड़कर 1, 2 और 1, 3, ये तीनों कहलाएंगी इसके द्वारा चली गई दूरी। ये दूरी है, जबकि विस्थापन क्या होगा? ए आर बी इसका विस्थापन है। एक अन्य उदाहरण देख लीजिए आप। मान लीजिए कोई वस्तु बिंदु P पर है, यहां से ये Q पर आ जाती है, फिर ये बिंदु R पर आ जाती है और फिर ये यहां S पर आ जाती है। इस वस्तु के द्वारा ये चली गई दूरियां हैं P से Q, Q से फिर R, R से फिर S। तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी इन सभी पथ की जो लंबाई है इन सब के योग के बराबर होगी। ये वस्तु द्वारा चली गई दूरी बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस, ये इस वस्तु द्वारा चली गई दूरी है। अब जो विस्थापन की परिभाषा है, विस्थापन की परिभाषा के अनुसार जो इस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति है वह है P और अंतिम स्थिति कौन है? S। इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वही इसका विस्थापन होगा। तो देखिए, आप इन दोनों को आपस में ऐसे मिला दीजिए, ठीक। तो आपने जब इसको मिलाया तो ये P से S के बीच की न्यूनतम दूरी प्राप्त हुई हमें। तो इस प्रकार इसका जो विस्थापन होगा विस्थापन बराबर PS, जो कि न्यूनतम दूरी है। क्लियर है बात? समझ में आ गई आपको? एक अन्य उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये एक अर्धवृत्त है और कोई वस्तु यहां बिंदु A से चलना शुरू करती है, फिर यहां आ जाता है बिंदु B और ये है बिंदु मान लीजिए C। तो A से B और B से C होते हुए C पर आ जाती है ये, ठीक है। दूसरा इसका जो पथ है वो A से C बिल्कुल सीधा दिखलाई पड़ता है हमें। तो इस वस्तु ने A से C पर पहुंचने के लिए, A से C पर पहुंचने के लिए इस वस्तु के द्वारा दो दूरियां तय की गई हैं। देखिए, दो पथ हमारे पास हैं, एक है A B C और एक डायरेक्ट AC। ये दोनों दूरियां हैं, लेकिन आप देखिए इन दोनों में जो न्यूनतम दूरी है वो कौन सी है? या आप कह सकते हैं कि जो इसकी प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति है, इन दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी कौन सी है? तो न्यूनतम दूरी है A से C। आप यहां एक अन्य बिंदु ले लीजिए, इसे आप O कह दीजिए। तो आप इसे लिख सकते हैं AOC। तो इस प्रकार विस्थापन
विस्थापन होगा AOC, जबकि इसके द्वारा चली गई दूरी होगी ABC। इसी में ये तो अर्धवृत्त था। मान लीजिए ये पाथ जो है ये एक वृत्ताकार पाथ है, मान लीजिए इससे आप ये एक वृत्ताकार पाथ है। वस्तु इस समय इस बिंदु पर है, ए पर, और ए से मान लीजिए यहां जाती है बी, फिर आती है सी पर, डी, और फिर अब पुनः अपनी उसी स्थिति पर आ जाती है जिस स्थिति से इसने चलना प्रारंभ किया था। तो अब इसका जो विस्थापन होगा इसका विस्थापन क्या होगा, देखिए प्रारंभिक स्थिति है इसकी ए से चली, ए से बी पर आई, बी से फिर सी बिंदु पर, सी से डी बिंदु, और डी से फिर वापस उसी बिंदु पर आ जाती है जिस बिंदु पर इसने चलना प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार इसका जो विस्थापन होगा, विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी। तो चूंकि वह पुनः उसी बिंदु पर आ जाती है, इस प्रकार इसका विस्थापन 0 होगा। जबकि इस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी ये होगी ABCDA, जो कि इसके वृत्त की परिधि के बराबर है। तो इस प्रकार विस्थापन का मान 0 भी हो सकता है, जबकि दूरी का मान वृत्त की परिधि के बराबर है इसमें। तो मैंने जो पॉइंट आपको लिखवाया था कि विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा 0 हो सकता है। तो इस प्रकार ये विस्थापन की परिभाषा थी। विस्थापन मैंने आपको बता दिया है। अब हम आते हैं चाल पर। चाल, चाल को स्पीड कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक का मतलब एक सेकंड हो सकता है, 1 मिनट या 1 घंटा, समय को मापने की जो भी इकाई है, जो भी मात्रक है, उसका मान 1 है, एकांक। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। इसका जो सूत्र है चाल को मापने का, चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटा
दूरी तय करने में लगा समय एसआई पद्धति में चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ये मात्रक कहां से है उसे भी आप देख लीजिए। चाल है, सूत्र के अनुसार आप आइएगा। चाल बराबर होता है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। दूरी को आप किस में मापते हैं? अभी हमने लिखा था कि एसआई पद्धति में दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो दूरी के लिए हम मीटर लिखेंगे मात्रक, और समय के लिए हम लिखेंगे सेकंड। तो इस प्रकार मीटर बटा सेकंड इसका मात्रक हमें प्राप्त होता है। चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मैंने आपको अर्थ बताया था, अदिश, अदिश, बिना दिशा के। चाल एक अदिश राशि है। इसका मान धनात्मक अथवा शून्य हो सकता है। अब आइएगा वेग पर। देखिए, वेग की परिभाषा भी इसी के अनुसार बन जाएगी। किस तरह से? इसमें आप दिशा को और जोड़ दीजिए। जब एक निश्चित दिशा आ जाती है तो चाल को हम वेग कहते हैं। यहां लिखा है किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। तो यहां क्या होगा? किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है? वेग, वेलोसिटी, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग का सूत्र जो होगा वेग बराबर विस्थापन बटा समय। एसआई पद्धति में
वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। जो मात्रक चाल का होता है वही मात्रक वेग का होता है। वेग एक सदिश राशि है, अर्थात इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश दिशा सहित। वेग का मान दिशा के अनुसार धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। ये वेग की परिभाषा थी। दूरी, विस्थापन, चाल और वेग, ये चारों परिभाषाएं हमारी पूरी हो गई हैं। अब हम आते हैं समय दूरी के ग्राफ पर। ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके तब अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। समय दूरी ग्राफ। देखिए, समय दूरी ग्राफ को स्टडी करने से पहले हम राशि के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, राशि दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अचर राशि और दूसरी चर राशि। अब अचर राशि क्या होती है? जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है। संख्यात्मक रूप से अगर हम देखें इसे, तो जैसे कोई भी संख्या 2, 4, 5, 1/2, इनका मान सदैव स्थिर रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। राशि के रूप में आप देखिएगा, यह समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। जबकि चर राशि यह समय के साथ परिवर्तित होती है। अब चर राशि ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक होता है स्वतंत्र चर और दूसरा है परतंत्र। जैसा कि मैंने आपको बताया, राशि दो प्रकार की, अचर इसे हम कांस्टेंट कहते हैं और चर इसे हम वेरिएबल कहते हैं इंग्लिश में। वेरिएबल के भी, चर के भी दो प्रकार हैं, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। स्वतंत्र चर जो होता है
इसका मान किसी अन्य राशि पर या किसी अन्य पद पर या किसी अन्य चर पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए हम इसे स्वतंत्र कहते हैं। जबकि परतंत्र चर का मान किसी दूसरी राशि पर या किसी दूसरे पद पर निर्भर करता है, इसीलिए हम इसे परतंत्र कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि ये किसी दूसरी राशि पर डिपेंड करता है। अब समय दूरी का जो ग्राफ होगा, इस ग्राफ में हम स्वतंत्र चर को, अभी से आप समझ लीजिएगा ग्राफ के लिए, स्वतंत्र चर को एक्स अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। एक्स अक्ष क्या होगा? एक्स अक्ष होता है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं। तो स्वतंत्र चर को किस पर प्रदर्शित किया जाएगा? एक्स अक्ष पर, जो कि क्षैतिज रेखा है। जबकि परतंत्र चर को वाई अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। और वाई अक्ष क्या होगा? ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। क्लियर है बात आपको? ये अब देखिए आगे, ये क्षैतिज रेखा है जिसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, और इसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, ओरिजिन। यह मूल बिंदु है। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष लंबवत मूल बिंदु पर या जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं वह बिंदु मूल बिंदु ओ कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि स्वतंत्र चर को एक्स अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं, तो हमारा ये एक्स अक्ष ये है, तो यहां आएगा स्वतंत्र चर। यहां कौन सा चर होगा? स्वतंत्र होगा। जबकि जहां ऊर्ध्वाधर रेखा है जो वाई अक्ष है, यहां पर परतंत्र चर आएगा।
हम स्टडी कर रहे हैं समय दूरी के ग्राफ को। तो देखिए समय दूरी के ग्राफ में एक्स अक्ष पर रखा जाएगा समय को, क्योंकि यह स्वतंत्र चर है, और वाई अक्ष पर रखा जाएगा दूरी को। क्लियर? अब आइए आगे। अब ये ग्राफ क्या होता है देखिएगा। ग्राफ को हम आलेख कहते हैं हिंदी में। दरअसल ये परतंत्र और स्वतंत्र चर के बीच संबंध को दर्शाता है कि जब स्वतंत्र चर कोई भी मान लेता है, कोई भी उसको वैल्यू दी जाती है, तो परतंत्र चर उस पर किस प्रकार से संबंधित होता है या उस पर अपनी किस प्रकार से स्थिति को दर्शाता है। समझिएगा आप इसे। परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष, परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष जो संबंध होता है, अर्थात परतंत्र चर का मान स्वतंत्र चर के अनुसार जिस प्रकार परिवर्तित होता है उसे आलेख के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। देखिएगा अब यहां जो आपका 6th क्लास का स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहां समय दूरी के ग्राफ के दो ही प्रकार इसमें हैं। मैं उनको आपको बता देता हूं। पहला है देखिए, इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष इन दोनों को उचित पैमाने के अनुसार समान भागों में बांट लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए मैं यहां लेता हूं एक्स अक्ष को, यहां 0 है, 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने ये इसको बांट लिया है। और एक्स अक्ष पर कौन है? समय, जो कि सेकंड में दिया हुआ है। अब हम आते हैं वाई अक्ष पर। वाई अक्ष को भी हमने एक उचित पैमाना मान करके समान भागों में इसको बांट लिया है।
y अक्ष पर हम दूरी को प्रदर्शित करते हैं, दूरी को मीटर में। तो देखिए यहां जो मैंने ग्राफ लिया है वह ग्राफ है x अक्ष के समांतर। ये x अक्ष के समांतर एक ग्राफ है जो कि समय और दूरी के बीच संबंध को दर्शाता है। आप इसे समझिएगा। इसमें आप देखिए जब समय 0 से 1 होता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5 और इसी प्रकार से समय जब आगे बढ़ता जा रहा है, अर्थात समय में जब परिवर्तन हो रहा है, तो आप इस वस्तु की दूरी को देखिए कि इसके द्वारा कितनी दूरी चली गई है या इसकी स्थिति में क्या परिवर्तन होता है, इसे आपको देखना है। यदि हम इसकी दूरी को देखें तो जब इस समय 1 है तो इसकी दूरी y अक्ष पर जो दिखलाई जाती है वो है 3 मीटर की। देखिए आप, प्रारंभ में भी इसकी जो दूरी है वो 3 ही मीटर है, 2 सेकंड पर इसकी दूरी फिर 3 मीटर, 3 पर भी, 4 पर भी 3 ही मीटर मिलती है, 5 सेकंड पर भी 3 ही मीटर है। तो इसी प्रकार आप देखिए समय तो बढ़ता जा रहा है, समय में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसके द्वारा चली गई जो दूरी है वह नियत है, अर्थात इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्योंकि इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, अतः यह वस्तु जो है, यह वस्तु विरामावस्था में है। तो देखिएगा, यदि ग्राफ x अक्ष के समांतर है तो इससे यह पता चलता है कि समय के साथ का क्या अर्थ है कि समय के परिवर्तित होने पर भी, समय जैसे जैसे बदल रहा है तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जहां वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में थी 3 मीटर की दूरी पर, समय के बढ़ते जाने पर भी वह 3 मीटर की दूरी पर ही है, अर्थात वह विरामावस्था में है। अर्थात वस्तु विराम की स्थिति अर्थात विरामावस्था तो ये एक जो इसका टाइप है वो मैंने आपको बता दिया है। जब ग्राफ में x अक्ष के समांतर मिलता है तो क्या होगा, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वस्तु विरामावस्था में है। अब हम आते हैं इसका जो दूसरा टाइप है ग्राफ का। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं वह बिंदु मूल बिंदु O कहलाता है। एक्स अक्ष पर हम स्वतंत्र चर रखते हैं, स्वतंत्र चर समय होता है, इसे हमने सेकंड में इसका मात्रक लिया है। और वाई अक्ष पर जो कि प्रतन चर होगा,
यहां दूरी है, दूरी को हमने मीटर में लिया है। उपयुक्त इसमें जो उचित पैमाना है उसको ले लिया हमने। एक्स अक्ष और वाई अक्ष को समान भागों में इसे बांटा जाता है। ये पैमाना अलग अलग भी हो सकता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के लिए, एक समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। यह निर्भर करता है कि चर के मान किस प्रकार से दिए गए हैं हमें। मान लीजिए लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 2, 3, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से। यहां हमारे पास जो ग्राफ है वह ग्राफ एक्स अक्ष के साथ कोई कोण बनाते हुए है। एक्स अक्ष के साथ मान लीजिए ये इस प्रकार से है, ये ग्राफ है। यह एक्स अक्ष के साथ कोई कोण बनाते हुए एक सरल रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। देखिएगा अब इससे क्या प्रदर्शित होता है, इस ग्राफ से, इस ग्राफ से यह ज्ञात होता है कि समय के साथ साथ, देखिए समय जो जो आगे बढ़ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड, जो जो समय आगे बढ़ रहा है, इस वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। वाई अक्ष पे आप देखिएगा, अगर हम इसे देखें, इस बिंदु पर देखें, जो ये समय 2 सेकंड है, 2 सेकंड पर ये यहां ग्राफ पर ये बिंदु आता है। यहां पर एक्स अक्ष भी है और वाई अक्ष का भी मान हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार समय में परिवर्तन होने से वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। अर्थात वस्तु गति की अवस्था में है, गति अवस्था में है। चूंकि यह ग्राफ एक्स अक्ष के साथ एक न्यून कोण बनाते हुए एक सीधी सरल रेखा के द्वारा प्रदर्शित हो रहा है, एक सरल रेखा के द्वारा प्रदर्शित होता है। अतः वस्तु एक समान चाल से गतिशील है। मैंने जैसा कि आपसे भी कहा था कि आपके स्टैंडर्ड में समय दूरी का जो ग्राफ है वो 2 प्रकार का है।
ग्राफ के अन्य प्रकार भी हैं, वो इससे बड़ा जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड में आते हैं। मैंने आपके दोनों ग्राफ बता दिए हैं, इन्हें आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और अपनी नोटबुक में आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, इसमें मैं आपको ग्राफ पेपर और दिखा देता हूँ। ये ग्राफ पेपर है, इसमें छोटे छोटे वर्गाकार खाने बने हुए होते हैं और इन्हीं खानों को एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा उचित पैमाने से प्रदर्शित कर लिया जाता है। ये ग्राफ पेपर है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं इन प्रश्नों को हल करने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।